हेलो दोस्तों, मैं आरिफ और ये आपका यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एकेडमिक स्टडीज़। आज मैं आपके सामने जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, संवैधानिक मूल्य और मौलिक कर्तव्य। जो आपका एग्ज़ाम है, एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके रिगार्डिंग आपका क्या सिलेबस रहेगा और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और उनके आंसर्स आपको कैसे करने हैं। तो अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, जितने पेपर्स के, वो सभी क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट आए हैं। और क्वेश्चंस पेपर में वो क्वेश्चंस लगभग लगभग उसी वर्डिंग से आए हैं। कुछ वर्डिंग चेंज हुई, लेकिन लगभग पेपर जो है उसी वर्डिंग से आए हैं। तो अगर आप इस पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी देखें विदाउट स्किप किए हुए। और अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों में शेयर करे, लाइक करे, शेयर करे। तो अभी जो है आपके सामने जो सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि संवैधानिक मूल्य और मौलिक कर्तव्य का आपका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले मैं इस पेपर के बारे में बता देता हूँ ये क्या पेपर है। तो ये है ऑल यूजी कोर्सेज पेपर है, जो कि वैक है, VAC यानी कि वैल्यू एडिशनल कोर्स। तो ये वैल्यू एडिशनल कोर्स जो पेपर है आपका, ये 2 क्रेडिट का है। सेमेस्टर 1, 2 और 3, किसी स्टूडेंट को सेमेस्टर 1 में मिला है, किसी को 2 में और किसी को 3 में। तो जिन भी स्टूडेंट को अभी जो सेमेस्टर चल रहा है सेमेस्टर 1 तो और सेमेस्टर 3, तो जिन भी स्टूडेंट ने अभी सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 में जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट्स के लिए ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, जिससे कि उनको ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपको इस पेपर के, जो कि है सिलेबस। तो इस पेपर का जो सिलेबस है वो मेनली 3 यूनिट्स में बटा हुआ है। ठीक है, तो वो 3 यूनिट कौन कौन सी है? तो उन 3 यूनिट्स में, जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं सर इसमें से 1 यूनिट आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, क्योंकि ये जो पेपर है ये 3 सेमेस्टर में डिवाइडेड है। लेकिन तीनों सेमेस्टर का डिवाइडेड का मतलब ये नहीं है कि आपको 1 यूनिट 1 सेमेस्टर, 2 यूनिट 2 सेमेस्टर, 3 यूनिट 3 सेमेस्टर ऐसा करना है, नहीं। इसका पेपर जो है एक ही यूनिट का, ऐसा नहीं है 1 यूनिट आएगी, एक सेमेस्टर में तीनों यूनिट आएगी, फिर अगले सेमेस्टर में तीनों यूनिट आएगी। जिस भी स्टूडेंट ने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ये एग्जाम दे लिया उसको सेकंड सेमेस्टर के अंदर नहीं देना है, ना थर्ड के अंदर देना है। जिन स्टूडेंट को ये फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं मिला, सेकंड सेमेस्टर में मिला है, तो उनको ये सेकंड सेमेस्टर में ही देना है। ठीक है। और इस जो पेपर के अंदर जो आप देखेंगे ये 3 यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट जो है वो है भारत का संविधान एक परिचय, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उसकी सब टॉपिक में 3 सब टॉपिक्स दी हुई हैं। तो फर्स्ट जो सब टॉपिक है उसमें है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में। फर्स्ट है फेडरल रिपब्लिक, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर। सेकंड है सॉवरेनिटी, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी। और थर्ड है सेकुलरिज्म एंड सर्वधर्म सम्मत। तो फर्स्ट जो भारत का संवैधानिक परिचय है, इसमें 3 सब यूनिट्स हैं, जैसे कि संघीय गणराज्य, कानून का शासन, शक्तियों का विभाजन, संप्रभुता, समाजवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म सम्मत। तो ये आपको जो है भारतीय संविधान के बारे में, जो कि प्रेम्बल है, इनकी प्रस्तावना है, उसके अंदर ये बहुत सारे वर्डिंग्स है, उन्हीं वर्डिंग्स की ये पूरी पूरी यूनिट दी हुई है। इसके बाद आते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, यानी कि संवैधानिक मूल्य। तो संवैधानिक जो मूल्य हैं उसमें 4 सब यूनिट्स हैं, जिसमें न्याय है यानी कि जस्टिस, स्वतंत्रता लिबर्टी, समानता यानी कि इक्वालिटी, और बंधुत्वता यानी कि फ्रेटर्निटी। ठीक है, इनको एक्सप्लेन किया हुआ है इकाई 2 यानी कि यूनिट 2 में। इसके बाद आता है यूनिट 3, जो कि है मौलिक कर्तव्य, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर 3 सब यूनिट्स है, जिसमें फर्स्ट है जो कि धार्मिकता और कर्तव्य चेतना की प्राचीन भारतीय धाराओं की विचारधारा, रिफ्लेक्टिंग ऑन द एंशिएंट इंडियन नेशन एंड राइट टूथनेस ऑफ द ड्यूटी कंसेसनेस। और सेकंड है मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 के, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A टू के। ओके, मौलिक कर्तव्यों की वैधानिक स्थिति और न्यायिक दृष्टिकोण, यानी कि लीगल स्टेटस ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज एंड जुडिशियल अप्रोच। सो ये रहा आपका जो है सिलेबस। इस सिलेबस के बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है। अब जो है मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, और जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आप इनको एक बार ध्यान से जरूर एक बार याद करके जाए। यही क्वेश्चन आने वाले हैं
क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, एग्जामिनेशन का पैटर्न आपका क्या होगा, वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज पेपर में। तो फंडामेंटल ड्यूटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ये आपका जो है ये ऑल यूजी कोर्सेज के लिए है। ऑल यूजी कोर्सेज का मतलब है इसमें बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स, ये सब के लिए सेम है। ठीक है, ये एक वैल्यू एडिशनल कोर्स है जिसको हम वैक पेपर बोलते हैं। इसके जो एसओएल और एनसी वेब और रेगुलर तीनों के कोड अलग अलग हैं, लेकिन ये पेपर तीनों के लिए सेम है। ठीक है, तो एसओएल के लिए भी ये है पेपर, एनसी वेब के लिए भी है और डीयू के रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी यही पेपर है। ठीक है, तो जो कि इस पेपर को पढ़ रहे हैं वैल्यू एडिशनल कोर्स जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ये पेपर आपका तीनों का सेम होने वाला है। उसके तीनों के सेम के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। इन तीनों इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आप एक बार इसको जरूर देख ले, और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो किस प्रकार आएगा, एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से होगा, कितने मार्क्स का होगा, कितने टाइमिंग का होगा। तो सबसे पहले मैं इसी को डिस्कस करता हूँ कि कितने टाइमिंग है इस पेपर का और कितने मार्क्स का है। तो काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी सारी क्वेरीज ये आती है कि सर कितने मार्क्स का है, कितने टाइमिंग का होगा। तो अभी तक जो 2 बार पेपर हुए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, ये थर्ड सेमेस्टर है, यानी कि LOCF वाला, तो UGCF वाला जो पेपर, UGCF जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जिनका एग्ज़ाम हुआ, जो कि एडमिशन हुआ है। ठीक है, तो अभी तक जो है 30 मार्क्स का आपका ये पेपर होता आया है और इसमें 1 आवर यानी कि 1 घंटा आपको मिलता है, सिर्फ 1 घंटा। ठीक है, अब इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि इसमें 3 क्वेश्चन करने होते हैं और 3 क्वेश्चन जो है आपको 10-10 मार्क्स के मिलेंगे। तो 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन, फिर 10 का। ठीक है, तो 30 मार्क्स है, 3 क्वेश्चन करने हैं। हो सकता है कि फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी हो सकता है कि किसी में भी 6 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उन 6 में से आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन थी। दूसरी इंस्ट्रक्शन एक ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है और वो जो है इस पेपर को या किसी भी पेपर को जो है हिंदी में करना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा लिखने में भी ईजी होता है, तो वो ये कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने पहला आंसर इंग्लिश में लिखा है तो पूरा का पूरा पेपर आपको इंग्लिश में करना होगा। अब अगर आपने पहला प्रश्न जो है हिंदी में किया है तो आपको पूरा पेपर हिंदी में करना होगा। ऐसा मत करना कि भाई पहला क्वेश्चन इंग्लिश में कर दिया, फिर सेकंड क्वेश्चन हिंदी में कर दिया, थर्ड क्वेश्चन इंग्लिश में कर दिया। ठीक है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। चाहे तो पूरा पेपर इंग्लिश में हो, चाहे पूरा पेपर हिंदी में हो, तो एक ही लैंग्वेज में आपका पेपर चलेगा। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। टाइमिंग का मैंने बता दिया आपको, 1 घंटा है। इसके बाद जो है आपका जो मार्क्स है वो 30 मार्क्स का है। ऑल जो क्वेश्चन है वो कैरी इक्वल मार्क्स। एंड अगर ये देखा जाए कि भाई 3 क्वेश्चन करने हैं तो 10-10 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाएगा। हो सकता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है डेफिनेशन दे दे, तो 2 डेफिनेशन करनी है, 3 करनी है, तो 10 नंबर का होगा। 2 डेफिनेशन है, 5 नंबर की एक डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक है, या उसको एलिब्रेट करना हो जाएगा, उसको डिफाइन करेगा। तो अभी जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनके मैं आंसर भी आपको बताऊंगा कि इनके आंसर कहां पर है और मैं इनको थोड़ा बहुत डिस्कस भी आपके सामने करूंगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना से आपका। ठीक है, 100% इसको लिख लो, याद कर लो, प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल से 100% क्वेश्चन आने वाला। ये 2 क्वेश्चन मैंने इसके अंदर जो डिफाइन किए हैं, इन क्वेश्चन को आपको देख लेना है। ये है कि डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ द प्रेम्बल एंड हाईलाइट देयर इंपॉर्टेंस, यानी कि प्रस्तावना की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनकी चर्चा कीजिए, उनकी जो महत्व है उनको प्रकाश डालिए। जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के कोई भी वर्डिंग आ सकते हैं, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश, तो पूरा ये जो वर्डिंग्स है, ये वर्डिंग से भी आपको ये कोटेशन दे सकते हैं। कोटेशन दे के आपसे पूछा जा सकता है कि इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो प्रेम्बल से आपको कोई भी क्वेश्चन है, प्रेम्बल में आपको पूरा एक बार याद कर लेनी है, प्रेम्बल में क्या क्या चीजें आती हैं, किन किन चीजों को वर्डिंग में दिया गया है, उसका क्वेश्चन आप 100% कर ले। चाहे तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है जिस तरीके से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया कि डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ द प्रेम्बल एंड द हाइलाइट्स एंड देयर इंपॉर्टेंस, या ये क्वेश्चन सेम इस तरीके से आ सकता है कि एक्सप्लेन द टर्म सेक्युलरिज्म। ठीक है, यानी कि आपको धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है उसको परिभाषित करना है, व्याख्या करनी है उसकी। डिस्कस टू डिफरेंस बिटवीन इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म एंड वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म।
ठीक है, यानी कि भारतीय संदर्भ में एवं पश्चिमी संदर्भ की जो अवधारणा है सेकुलरिज्म यानी कि जिसको हम बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता, उनके बीच में दो दो अंतर आपको बताने हैं। ठीक है, तो ये भी प्रेम्बल है, क्योंकि प्रेम्बल के अंदर जो है धर्मनिरपेक्षता वाला जो शब्द है वो आता है। ठीक है, उसके बाद आता है, इसके बाद सेम ही क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि डिस्कस द मीनिंग ऑफ द जस्टिस एंड द वेरियस काइंड ऑफ लेड डाउन इन प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए न्याय के अर्थ और उसके विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिए। तो विभिन्न प्रकार जैसे कि न्याय के कौन कौन से तत्व दिए जो है, जैसे कि कानून के समक्ष समानता है, कानून के समान संरक्षण है, ठीक है, आर्थिक समानता है, राजनीतिक समानता है, ठीक है या फिर जस्टिस की बात की गई है, ठीक है, तो सभी के लिए इक्वल है। ठीक है, तो इसमें बताना आपको, तो प्रेम्बल है, यानी कि आपको प्रेम्बल पढ़ लेनी है। प्रेम्बल के ऊपर, प्रेम्बल का जो मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर कैसे करना है आपको, तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आप सेम लिख सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है, जैसे कि ये आप सेकुलरिज्म है, तो इसमें आपको पहले सेकुलरिज्म को डिफाइन करना होगा, फिर आपको इसमें प्रेम्बल के बारे में बताना है। प्रेम्बल, क्योंकि सेकुलरिज्म जो वर्ड है वो प्रेम्बल के अंदर ही है, यानी कि प्रस्तावना के अंदर ही है ये प्रश्न। ठीक है, और इसमें जो वेस्टर्न आइडियंस और इंडियन आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो हो जाएगा प्रेम्बल से, यानी कि प्रस्तावना से। तो प्रस्तावना से आप पहला प्रश्न कर ले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 100% लिख लो, 100% आएगा ही आएगा। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन आपका संविधान से आएगा, चाहे संविधान से आएगा, संविधान की फीचर्स यानी कि उसके विशेषताओं से आए, या फिर जो है सेपरेशन ऑफ पावर, कॉन्स्टिट्यूशन अंदर जो सेपरेशन ऑफ पावर है। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का क्या अर्थ है, या संविधान क्या होता है, किसी भी तरीके से आ सकता है संविधान के ऊपर। इसी क्वेश्चन का जो एक्सटेंशन है वो ये है कि व्हाट आर द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या है, कि जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है, जितनी भी चीजें आ जाएंगी आपकी, ये सभी भारतीय संविधान की फीचर है, जैसे कि मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो ये सारी चीज क्या है आपकी आ जाएंगी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो आंसर है कहाँ मिलेगा और किस तरीके से करना होगा, ये मैं आपको पूरी इजी तरीके से ये आपको बताऊंगा। इसी क्वेश्चन के अंदर जैसे कि आ जाता है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, यानी कि लोकतंत्र क्या है और उसे कैसे लागू किया जा सकता है। तो ये जाहिर सी बात है, आपको जिस जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो डेमोक्रेसी जाहिर सी बात होगी। तो डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, ये लोकतंत्र भी प्रेम्बल के अंदर ही है, प्रस्तावना के अंदर ही ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो आपको डेमोक्रेसी के बारे में भी जान लेना बहुत जरूरी है, डेमोक्रेसी के बारे में। और सेपरेशन ऑफ पावर इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान में शक्तियों का जो पृथक्करण है वो किस तरीके से, जैसे कि हम देखते हैं ना, भारतीय संविधान में शक्तियों का पृथक्करण जो है यानी कि सेपरेशन है, वो 3 आधार पर किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी कि स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, और किस तरीके से किस लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है वो आपको देख लेने हैं। ठीक है, इस तरीके से जो आएगा आपका सेकंड क्वेश्चन। तो ये चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये है कि व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज। 100% लिख लो, फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन आना ही आना है। जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से कर लो कि व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस, यानी कि आपको इसके अंदर बताना है कि जो है भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य किन्हें कहते हैं, और उनके महत्व को भी समझाइए। तो ये क्वेश्चन चाहे तो इस प्रकार से आ सकता है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य है कहां पर निहित है, आर्टिकल 51A। ठीक है, या फिर इस तरीके से आ सकता है क्वेश्चन कि आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डू यू थिंक दैट फंडामेंटल ड्यूटीज मस्ट बी जस्टिएबल। ठीक है, तो इसमें ये पूछा जा सकता है आपसे कि जो आर्टिकल यानी कि संविधान के जो अनुच्छेद है 51A की व्याख्या कीजिए, और क्या आपको लगता है कि मौलिक कर्तव्य न्याय संगत होने चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से ये क्वेश्चन एक इस तरीके से भी आ सकता है कि डिस्कस फंडामेंटल ड्यूटीज एज प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये उसी को ही थोड़ा सा घुमा के बताया गया है वही प्रश्न,
कि आपको सीधा इसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताना है जो कि भारतीय संविधान के अंदर दी हुई है अनुच्छेद 51A यानी कि आर्टिकल 21A के तहत। इसके बाद जो है ये क्वेश्चन जो है ये भी जो इसी का क्वेश्चन है, एलिब्रेट द फंडामेंटल ड्यूटीज एंड रिच इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मेक सजेशन रिगार्डिंग न्यू फंडामेंटल ड्यूटीज दे मे बी एडिड। यानी कि आपको इसके अंदर भी यही जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था यही वाले क्वेश्चन को का ही थोड़ा सा घुमा के दिया गया है और आपसे सजेशन के बारे में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावित मौलिक अधिकारों का विस्तार से वर्णन करे, मतलब वही है मौलिक अधिकारों के बारे में बताना है, और किसी नए मौलिक कर्तव्य को जोड़े जाने की संभावना पर सुझाव दीजिए। तो आपको जो है अपनी तरफ से कोई भी सुझाव दिया जा सकता है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाए भारतीय संविधान के अंतर्गत, या ये प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि मौलिक कर्तव्य क्या है और मौलिक कर्तव्य को क्या संविधान जो है संशोधन कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत संशोधन की जो प्रक्रिया है मौलिक कर्तव्य को चेंज करने की, उससे पूछा जा सकता है, लेकिन वही है मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा गया है। 100% आना ही आना ये क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे जो है आपका अगर देखें तो यूनिट 2 से ये पेपर है, क्वेश्चन आया है जिसमें लिबर्टी इक्वालिटी के बारे में बताया गया है। तो लिबर्टी इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन आएगा लिबर्टी से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि जैसे कि या तो आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि जैसे कि लिबर्टी क्या है, तो व्हाट इज लिबर्टी। ठीक है, या ये इस तरह पूछा जा सकता है कि क्रिटिकली एनालाइज लिबर्टी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थ्रू एक्सप्रेशन फेथ एंड वर्शिप, यानी कि विचार अभिव्यक्ति आस्था पूजा के संदर्भ में स्वतंत्रता का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यानी कि जो हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार में विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आस्था की स्वतंत्रता, पूजा के संदर्भ में स्वतंत्रता के बात के बारे में बताया गया है। ये प्रश्न इस तरीके से आ सकता है कि संविधान में किस प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, कि व्हाट टाइप ऑफ द लिबर्टीज आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा के दिया गया है कि डू यू थिंक इक्वालिटी एंड लिबर्टी आर एसेंशियल फॉर जस्टिस, यानी कि क्या आपको लगता है कि न्याय के लिए समानता व स्वतंत्रता आवश्यक है। ये जस्टिस के लिए भी क्वेश्चन जस्टिस यानी कि इसमें तीनों के बारे में, यानी कि जस्टिस के बारे में, इक्वालिटी के बारे में और आपको लिबर्टी के बारे में। तो जस्टिस इक्वालिटी लिबर्टी तीनों के बारे में इसमें बताना है, और ये दोनों यानी कि इक्वालिटी और लिबर्टी ये दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है जस्टिस के वे में। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि लिबर्टी से एक क्वेश्चन आना ही आना है। इसके बाद आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह इक्वालिटी से पूछा गया है कि डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इक्वालिटी, डिफाइन इक्वालिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरह बनता है कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जो आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल उठा के दिया हुआ है। उसमें ही आर्टिकल 14 में जो है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, डिस्कस इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड सुटेबल। ये दोनों क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, बस इसको जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसमें जो है सीधा पूछ लिया गया कि डिफरेंस बताना है, और नीचे वाले क्वेश्चन के अंदर सेम चीज है, डिफरेंस नहीं बताना, उसके अंदर सुटेबल एग्जाम्पल के तहत आपको बताना है कि ये क्या चीज होती है। यानी कि इक्वालिटी फॉर लॉ और इक्वालिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकते हैं। मैंने दोनों इसलिए बताया आपको ताकि जो है आप कंफ्यूजन ना हो, कि बहुत सारे स्टूडेंट का जो है कमेंट से आता है कि सर क्वेश्चन तो वही थे लेकिन थोड़ा वर्डिंग चेंज हो गई। तो वर्डिंग चेंज होने से आंसर चेंज नहीं होगा, आपका आंसर आपको वही लिखना है, बस थोड़ा सा पैटर्न आप उसके अंदर वो चीज लिख दे जो क्वेश्चन के अंदर पूछा है। लेकिन आपको जो बेसिक है इक्वालिटी बिफोर लॉ और प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये तो लिखना ही लिखना पड़ेगा ना, तो बेसिक है। इसके बाद जो जस्टिस वाला जो मैंने क्वेश्चन बताया था क्वेश्चन नंबर 4 में, उसी का एक एक्सटेंशन और है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो वो है कि डिफाइन जस्टिस। तो जस्टिस के बारे में बताना कि जस्टिस क्या है। इसके बाद ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस।
यानी कि न्याय को परिभाषित कीजिए और न्याय के सिद्धांत के अनुरूप जो संवैधानिक मूल्य हैं उनके अनुरूप इसको बताना है। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैंने दिया हुआ है, ये शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं। ये तो चाहे हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चन आए उसके अंदर या आए लास्ट क्वेश्चन, लेकिन शॉर्ट नोट आजकल जरूर आते हैं। तो उसमें कुछ शॉर्ट नोट्स है, जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया, अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन सारे कर लिए, जो मैं बता रहा हूं लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपने सारे कर लिए तो उसी में से आपके शॉर्ट नोट्स भी हो जाएंगे, और कुछ शॉर्ट नोट्स में ही बता रहा हूं। ठीक है, जैसे कि कानून के समक्ष समानता, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसके ऊपर भी आ जाए। अगर आपने इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन किया हुआ है तो शॉर्ट क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैं आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बता रहा हूं वो शॉर्ट क्वेश्चंस ये हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि फेडरल रिपब्लिक, संघीय गणराज्य। ठीक है, भारतीय संदर्भ में आपको ये बताना है फेडरल रिपब्लिक के बारे में। रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का शासन, सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता, एंशिएंट कॉन्सेप्ट ऑफ राइटूथनेस यानी कि सन्मार्ग की प्राचीन अवधारणा, सर्वधर्मसम्मत यानी कि सर्वधर्मसम्मत हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही है, और फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुत्व। ये जो मैंने आपको बताए 6 क्वेश्चन, आपके एग्जाम में भी 6 ही क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। हर क्वेश्चन जो है 10 नंबर का होगा आपका, और इन 10 नंबर के क्वेश्चन को जो है आपको टाइम के अकॉर्डिंग करना है। अगर मान लो 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है तो आप जो है 3 क्वेश्चन करने के लिए इक्वल टाइम देख ले, क्योंकि 60 मिनट है। ठीक है, तो आपको लगा लो 20-20-20। ठीक है, तो 20 मिनट में एक क्वेश्चन, 20 मिनट में दूसरा, 20 मिनट में तीसरा, तो इस तरह हो जाएंगे आपके 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। ठीक है, इसमें जो है 20 मिनट में जितना लिखा जाए। अब काफी सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कितना लिखें। ठीक है, तो भाई जितना 20 मिनट के अंदर लिखा जा सके उतना लिख देना। ये ना हो कि एक क्वेश्चन करा आपने 30 मिनट में, आधे घंटे में, और दूसरा क्वेश्चन के लिए सिर्फ बचे आपके पास आधा घंटा, तो दूसरा क्वेश्चन भी आपने आधे घंटे में करा तो तीसरा क्वेश्चन आपका गया। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन के अंदर टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है कि 20 मिनट एक क्वेश्चन को दिया, अगर मान लो 20 मिनट देना था, 20 मिनट देना था, 22 मिनट हो गई, इनफ है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगले में 18 कर लो, 19 कर लो, ठीक है, उससे अगले में जितना खींचे खींच दो। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन में आपको इक्वल टाइम देना है। इक्वल टाइम देना मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम काफी सारे स्टूडेंट ये होते हैं, ये सोचकर लिखने लगते हैं, इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते कि 3 घंटे का एग्जाम होगा, 2 घंटे का होगा, लेकिन ये एग्जाम 1 घंटे का है। अगर ये नंबर 30 मार्क्स का आता है तो अभी तक तो यही रूल है कि 30 नंबर का ये पेपर आता है आपका, और जो है 1 घंटा आपको मिलता है। तो इस चीज में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि आप जो है 3 घंटे के एग्जाम में बैठे हैं 2 घंटे के एग्जाम में। पिछली एग्जाम ड्यूटी में मैंने ये ऑब्जर्व किया था, जिसमें हिंदी का पेपर था और इसके अलावा एक और पेपर था। तो उसमें क्या हुआ था कि एक स्टूडेंट, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो कि ये सोच रहे थे इनका 3 घंटे का एग्जाम है, जबकि वो एग्जाम सिर्फ 2 घंटे का था। ठीक है, तो उन्होंने जो क्वेश्चन किए, काफ़ी सारे क्वेश्चन उनके जो है लास्ट में आते आते छूट गए। तो लास्ट में मैंने जब बताया कि सिर्फ आधा घंटा बचा है टोटल, तो इसमें कंफ्यूज आते हैं कि सर ये तो अभी तो सिर्फ 1.5 घंटा हुआ। मैंने कहा पेपर ही सिर्फ 2 घंटे का था। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन जरूर देख ले कि आपका 1 घंटे का पेपर है और ये जो पेपर है आपका 30 मार्क्स का है। ठीक है, तो अब आंसर कैसे करने हैं आपको, तो आइए चलते हैं अपनी दूसरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। जितने मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं उनके आंसर आपको कैसे करने हैं, उसका तरीका, और उनके आंसर आपको कहाँ मिलेंगे। तो ये सारे जो क्वेश्चंस बताए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर करवा चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ही, और जो कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के जो इसके अंदर मैंने अपना टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, और वो जो 3 वीडियो मैं पहले शूट कर चुका हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, इनके आंसर आपको वहाँ मिल जाएंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा मोटा मोटा यहाँ पर भी बता देता हूँ कि आपको आंसर करना कैसे है, लेकिन आप जो है बिल्कुल एकदम एक्सप्लेन तौर पर अगर देखना चाहते हैं, फुल आंसर देखना चाहते हैं इन सभी क्वेश्चंस का, तो आप मेरी जो ये 3 वीडियोस हैं, पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 2, पार्ट 3, ये तीनों मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों के तीनों पार्ट्स को देख ले, आपको वहां से इजीली आंसर मिल जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सारे आंसर। अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा बेसिकली बता देता हूँ कि आपको आंसर कैसे करना है। वहां पर भी मिल जाएगा आपको, लेकिन यहाँ पर भी एक बार मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ करना कैसे। जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है
फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। या फिर क्वेश्चन आ जाता है साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, या भारतीय संविधान क्या है। तो जैसे कि ये फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो है इसमें से जो मेनली क्वेश्चन आता है वो आता है आपका भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, यानी कि मेन फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको वही करना है कि आपको सबसे पहले प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन लिख देना है। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे कि भारतीय संविधान जो है, या भारतीय संविधान या संविधान क्या होता है। तो आपको बताना है कि संविधान एक राजनीतिक व्यवस्था के संचालन का एक उपकरण है, एक टूल है। ठीक है, यह एक कानूनी दस्तावेज होता है। संविधान एक जीवन संरचना है, और पिछले 75 वर्षों में भारतीय संविधान ने एक से 100 यानी कि 106 से अधिक संशोधन किए हैं। तो आपको संविधान के बारे में बता देना, भारतीय संविधान क्या है इसके बारे में बता देना है। फिर क्या है कि 3 महत्वपूर्ण परिस्थितियों में संवैधानिक संरक्षण की मांग की गई थी। फिर इसके अलावा आपको बता देना है कि भारतीय संविधान जो है कब बनकर तैयार हुआ, कितना टाइम लगा, और उसको 26 नवंबर जो है 1949 को इसको अपनाया गया, और 26 जनवरी 1960 को इसको अस्तित्व में लाया गया। इसके पीछे भी क्या कारण था, ये सब आपको क्या बता देना है, इंट्रोडक्शन में बता देना है। तो इंट्रोडक्शन में आपको बेसिकली जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता देना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बट इज ऑल्सो एम राइजिंग द सोशो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड सो दैट पीपल कैन लिव ऑनरेबल एंड विद डिग्निटी। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट lay forth set a guidelines and for the nation will be governed। ठीक है, तो आपको ये बता देना है इंट्रोडक्शन में। फिर आपको इसमें बता देना है कि जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कब किस तरीके से इसको लागू किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, इन्फोर्स हुआ। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली, मैं क्वेश्चन आपका आंसर बता रहा हूँ पूरा पूरा, वो करना है आपको भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता, इनकी साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रस्तावना। आपको क्या बता देना, पहले जो फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है प्रस्तावना, इनकी प्रेम्बल। ठीक है, तो प्रेम्बल में आपको बता देना है कि वी द पीपल ऑफ हैविंग रिसोल्व द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनटू अ sovereign socialist secular democratic republic and the sense of the citizens, जिसके अंदर जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फेटर्निटी, ठीक है, दी गई है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बताना कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसको समस्त नागरिकों को सामाजिक, फिर उसके बाद है समानता, फिर उसके बाद है जो है स्वतंत्रता, और लास्ट में आपकी बंधुत्वता के आधार पर। ठीक है, आपको ये बता देना है। फिर जो ये है 26 नवंबर 1949 को जो भारतीय संविधान जो है अंगीकृत किया गया था, तो 26 ऑफ नवंबर 1949 हेयर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट विशेषता, इनकी फर्स्ट फीचर। सेकंड फीचर क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दुनिया के अंदर 2 तरह के कॉन्स्टिट्यूशन हैं, फर्स्ट इज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड इज द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि उनके संविधान लिखे नहीं हुए हैं। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि उन्होंने प्रॉपर कंपाइल करके फाइल नहीं रखी हुई है। जिस तरह की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली कंपाइल्ड एक फाइल है, मर्ज्ड एक फाइल है, पूरी की पूरी फाइल एक जगह पर है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का कोई कॉन्स्टिट्यूशन या कोई वर्डिंग्स उसमें लिखी नहीं है, लिखा हुआ है, लेकिन वो लिखा हुआ है आपका 1215 यानी कि 1215 जो मैगन कार्टा है। ब्रिटिश इज द रूल बाय द सेवरल चार्टर्स, स्टैट्यूटरी बॉडीज, एक्शन एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन विद इन्फोर्स्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ टाइम टू टाइम। ठीक है, तो वो क्या हुआ है कि टाइम टू टाइम जो स्टेटस, टाइम टू टाइम जो ऑर्डिनेंस, टाइम टू टाइम जो भी एक्ट बनते गए, रेगुलेशंस बनते गए, उनको कंपाइल नहीं किया बल्कि अलग अलग सेपरेटेड है। ठीक है, तो उसको इसलिए अनरिटन बोला जाता है। अनरिटन का मतलब ये नहीं कि रिटन नहीं है, अनरिटन का मतलब है रिटन तो है लेकिन कंपाइल्ड नहीं है। उसके बाद जो है भारतीय संविधान लिखित संविधान है, और दुनिया का जो है कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, इनकी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, जर्मनी है, कुछ लोकतांत्रिक जो देश हैं उनके संविधान जरूर होते हैं। तो भारतीय संविधान भी जो है लिखित संविधान है, इसके बारे में आपको बता देना है। एक तो ये हो गया दूसरा फीचर या सेकंड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
थर्ड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विस्तृत एवं व्यापक संविधान। भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे विस्तृत यानी कि सबसे बड़ा संविधान होने का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं। भारतीय संविधान जब बना था तो उस समय मूलतः 395 अनुच्छेद थे और ये दुनिया का सबसे वृहत संविधान यानी कि 395 जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स है, उसमें उस टाइम पर थे, ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट संविधान होने का भी दर्जा प्राप्त किए हुए हैं। ये सेकंड फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इसके बाद आता है थर्ड फीचर था ये, फोर्थ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता जो है यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम इन द सेंस दैट इट हैज मेड क्लियर इन वेरियस केस इंटरप्रेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। बहुत सारे संविधान बहुत सारे केसेस ऐसे हुए जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बार बार ऐसे केसेस में जो है बताया है कि भारतीय संविधान जो है सुप्रीम है, सर्वोच्च है, और इसके अंदर जो है बदलाव संशोधन जिसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन उसकी मूल प्रति जो भावना है, मूल जो बेसिक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं, वो बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ा नहीं जा सकता। तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि संविधान की सर्वोच्चता, केशव नंदी भारती केस हो, गोपाल कृष्ण वाला केस हो, कोई भी केस हो, उन सभी केसेस के अंदर ये बताया गया है कि कैसे संविधान की सर्वोच्चता है, इनकी सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद है नेक्स्ट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो है फीचर है संसदीय सर्वोच्चता एवं न्यायिक समिति के बीच समझौता, कंप्रोमाइज बिटवीन द पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एंड जुडिशियल रिव्यू। ये इसकी सेकंड जो है मतलब नेक्स्ट फीचर है। जैसे कि अगर हम देखें शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाला केस है, या फिर सज्जन सिंह बनाम राजस्थान वाला केस है, इन सभी केस में, और बाद में जो दूसरा केस आता है यानी कि केशव नंदी भारती केस को पुनः संविधान के अंदर लौटाया, संविधान पीठ के अंदर इसका फैसला हुआ। तो इससे पता चलता है कि जो है संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक समीक्षा के बीच भी समझौता की बात की गई है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है यानी कि इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या संविधान के जो मूल विशेषता है वो है उसकी मौलिक अधिकार। ठीक है, इनकी फंडामेंटल राइट इज द नेक्स्ट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सिटीजन ऑफ ब्रिटेन were guaranteed right under the bill in 1689, यानी कि ब्रिटेन के नागरिकों को 1689 में बिल्स ऑफ राइट यानी कि अधिकारों के विधायक द्वारा अधिकार प्रदान किए गए। इसी प्रकार से अमेरिका में बिल्स ऑफ राइट जो है संशोधन 10 के तहत मिले। उसके बाद जो अगर हम देखें भारतीय संविधान के अंदर, तो भारतीय संविधान में भी भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक क्या है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें समानता का, स्वतंत्रता का, ये सभी अधिकार है और इन अधिकारों को गारंटी भी दी गई है। तो ये था नेक्स्ट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद आता है नेक्स्ट फीचर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हम बोलते हैं राज्यशक तत्व, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, DPSP। तो DPSP जो है ये नेक्स्ट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं में से एक विशेषता क्या है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भाग 4 में है और मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र का ही हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो है मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज में आपको जो है इंदिरा गांधी जी के टाइम में जो है जो नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ने एक आयोग का गठन किया था, जिसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था स्वर्ण सिंह, और उनकी समिति ने सिफारिश की थी इनको, और 1976 के 42वें संविधान संशोधन के तहत भाग 4 में, ठीक है, 51A से लेके के तक, A to K तक जो है जिस नागरिकों को मौलिक कर्तव्य जो दिए गए थे उसकी सिफारिश की गई थी, जिसके अंदर जैसे कि राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय संविधान के प्रति सम्मान, वन्य जीव और वनों के संरक्षण में उनके दायित्व तथा देश के सभी नागरिकों द्वारा वहन किए
जाने चाहिए। ठीक है, तो ये था। इसके बाद लास्ट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो है स्थानीय स्वशासन, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यानी महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ इंडियन नेशन एंड हैज ड्रीम टू द empowering द रूल ऑफ इंडियन थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि जो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे, उनका सपना था विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्ति का जो कंसंट्रेशन है वो एक जगह ना होकर वो बिखरा हुआ हो, यानी कि वो स्तरों पर हो, ग्रामीण स्तर, फिर पंचायत स्तर, फिर मतलब इस तरीके से हो कि उसमें सभी लेवल के पास शक्तियां हो, या ये ना हो कि केंद्र के पास सभी शक्ति हो, उसके बाद ना राज्यों के पास हो, ना पंचायतों के पास हो, ना ग्राम के पास हो। तो महात्मा गांधी जी का ये सपना था कि ग्राम से लेकर और सेंटर तक के पास सेपरेशन ऑफ पावर है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि एक दूसरे के ऊपर जो है बैलेंस हो। ठीक है, तो 1992 के अंदर 42वें 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत जो है ये त्रिस्तरीय स्थानीय शासन को जो है मान्यता प्राप्त हुई। और इस तरीके से जो है भारत के ये जो मैंने आपको बताया ये है इंडियन फीचर, यानी कि इसको हम बोलते हैं साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की मूल जो है जो विशेषताएं। तो ये विशेषताएं जैसे कि मैंने आपको बताई 7-8 विशेषताएं हैं, इन 7-8 विशेषताओं को याद कर लेना, यही लिख देना। इसमें आपका ये वाला अगर ये कौन सा क्वेश्चन आया कि साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो ये सारे फीचर्स आपको लिख देने हैं। इसके बाद जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि फेडरल रिपब्लिक क्या है, तो फेडरल रिपब्लिक के बारे में भी दिया हुआ है। ठीक है, ये बुक जो मैं जिसमें से ये बता रहा हूँ ये बुक है एसओएल की बुक है। आप जितने भी एसओएल के स्टूडेंट हैं उनको ये बुक जो है हार्ड कॉपी मिली होगी। अगर उनको हार्ड कॉपी नहीं है, जिस भी स्टूडेंट के पास या जिसको बुक किसी प्रकार से नहीं मिल पाई है, या जो एनसीवेब के स्टूडेंट है या फिर जो रेगुलर स्टूडेंट है डीयू के, उनको ये अगर ये बुक नहीं है उनके पास, तो ये बुक जो है मेरे टेलीग्राम का जो चैनल है डिस्क्रिप्शन के अंदर, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का चैनल है, उसके अंदर मैंने ये दोनों बुकें जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाली हुई है। और इसको आप इजीली वहां से एक्सेस कर सकते हैं और वहां से जो है इसको डाउनलोड करके आप इसमें से ये नोट्स आप पढ़ सकते हैं। इस बुक के अलावा आप कुछ ना पढ़े, इस बुक में ही सब आंसर दिए हुए हैं, सब कुछ बेस्ट बुक है ये, वन ऑफ द बेस्ट बुक जो है, या इसको कह सकते हैं आप कि ये पूरे पूरे नोट्स के नोट्स हैं इसके अंदर। इसके बाद कानून का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन किसे कहते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर इसके अंदर इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। इसके अलावा जो मैंने आपको ये क्वेश्चन आंसर करके दिखाया है, इसमें आपको सबसे पहले क्या है, सबसे पहले प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर आपसे जो पूछा गया वो लिखना है, फिर अगर आपसे उसमें आपको कुछ कमी लगती है तो आलोचना कर दीजिए, और उसके बाद लास्ट में आपको जो है निष्कर्ष। ये जो 4 पैराग्राफ में मतलब 4 पैटर्न में आपको जो आंसर लिखना है ये आपका बेस्ट यानी कि स्टैंडर्ड आंसर हो जाएगा। और ये आप इस तरीके से स्टैंडर्ड आंसर लिखेंगे तो आपके नंबर जो है एकदम हाई होंगे, रिच में होंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से करके इसके आंसर लिख सकते हैं। ये सभी जो क्वेश्चंस जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, इनके जो इंपॉर्टेंट आंसर्स हैं, इनके आंसर्स कैसे करने हैं उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इजीली देख सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।